जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे श्वसन तंत्र पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा होता है? फेफड़े, लंग्स। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु नली को क्या कहते हैं? देखो, वायु नली को क्या कहा जाता है? श्वास नली, ट्रेकिया। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो कौन सी गैस अंदर ली जाती है? ऑक्सीजन। ऑप्शन सी ऑक्सीजन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? तो अंदर कौन सी ली जाती है? O2। और बाहर कौन सी निकाली जाएगी? CO2। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होगा? कुपिकाओं के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन बी कुपिकाएं। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र में डायाफ्राम का क्या कार्य है? देखो, डायाफ्राम का क्या कार्य होता है? सांस लेने में सहायता करना। ओके, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान वायु नली को क्या कहा जाता है? मैंने आपको पहले बताया था, वायु नली को क्या कहा जाता है? श्वास नली। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, ट्रेकिया। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की क्रियाओं में शामिल होता है? तो डायाफ्राम होता है जो कि स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों क्रियाओं में शामिल होगा। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, डायाफ्राम। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्वसन दर औसतन कितनी होती है? तो मनुष्य की श्वसन दर होती है 12 से 16 बार पर मिनट। ओके, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन संबंधित रोग नहीं है? देखो, श्वसन संबंधी रोग कौन कौन से हैं? पहला, दमा, अस्थमा, ये श्वसन संबंधी रोग होता है। निमोनिया, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, ये तीनों ये श्वसन संबंधी रोग है, लेकिन मधुमेह श्वसन संबंधी रोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कुपिकाओं का क्या कार्य है? एल्वियोली का क्या कार्य होता है? देखो, एल्वियोली या कुपिकाओं का कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ओके, इसमें क्या होता है? O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, मनुष्य के फेफड़ों की टोटल संख्या कितनी होती है? तो टोटल संख्या कितनी होती है? 2 होती है, राइट एंड लेफ्ट। ओके, अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से कैसे निकलती है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से कैसे निकलती है? श्वसन क्रिया के द्वारा निकलेगी। ओके, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, श्वसन क्रिया से। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में वायु की थैलियों को क्या कहा जाता है? देखो, फेफड़ों के अंदर वायु की थैलियां पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? कुपिकाएं, एल्वियोली। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र में वायु प्रवाह को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो वायु प्रवाह को नियंत्रित कौन करता है? लैरिंक्स। ऑप्शन सी लैरिंक्स। अगला प्रश्न पर चलते हैं, श्वसन तंत्र किस प्रकार की क्रिया होती है? तो श्वसन तंत्र एक प्रकार की रासायनिक क्रिया भी होती है, यांत्रिक क्रिया भी होती है और जैविक क्रिया भी होती है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से कौन सी संरचना श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो श्वसन तंत्र का भाग कौन कौन है? नासिका है, फेफड़े है, ट्रेकिया है। कौन सा भाग नहीं होता? लीवर। लीवर किसका भाग होता है? पाचन तंत्र का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्वसन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? लीवर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां, सांस लेते समय हवा का दबाव कहाँ अधिक होता है? तो हवा का दबाव कहाँ अधिक होगा? बाहरी वातावरण में, आउटसाइड इन्वायरमेंट में वायु का दाब अधिक होता है। ओके, तभी तो ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की दाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? देखो, इनको थोड़ा याद कर लेना कि दाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं और बाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं। मैं आपको एक बार बनाकर बता देता हूँ। ये एक छोटा सा डायग्राम है, ये लंग्स फेफड़ों के डायग्राम है। ओके, तो ये वाला भाग कहलाता है दायां भाग और ये वाला भाग कहलाता है बायां भाग। दाएं भाग में कितने खंड होते हैं? 3, 1, 2, 3, ये 3 खंड होते हैं। और बायां भाग में कितने खंड होते हैं? 2। ठीक है,
अब देखो, इसको याद करने का एक तरीका होता है। मैं आपके सामने एक हृदय का भी एक चित्र बना देता हूँ। देखो, हृदय में हमने क्या पढ़ा था? इधर वाला जो भाग है, दायां वाला जो हृदय वाला जो भाग है, ठीक है ना? तो इस साइड में कौन सा वाल्व पाया जाता है? इधर कौन सा वाल्व पाया जाएगा? त्रिवलनी कपाट। ओके। और इधर वाले भाग में, बाएं वाले भाग में कौन सा वाल्व पाया जाएगा? द्विवलनी कपाट। ओके। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दाईं ओर है तो हृदय ले लो या फेफड़े ले लो, इधर दोनों तरफ क्या होंगे? तीन तीन। और इस तरफ क्या होंगे? दो दो। तो इसको भी याद करने का एक तरीका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? देखो, कहाँ पूरी होती है? तो ऑप्शन ए, कोशिका के अंदर पूरी होती है। अब हम इसको समझ लेते हैं। कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन करेगा। किसका विघटन करेगा? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज के विघटन से एटीपी का निर्माण होता है। ओके। ग्लूकोज के विघटन से किसका निर्माण होगा? एटीपी का। और एटीपी के निर्माण से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा। तो इसको भी आप थोड़ा समझ लेंगे। अगर कोशिका नहीं दे रखा है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, तो वो भी आपके एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21। सांस लेते समय डायाफ्राम की दिशा क्या होती है? देखो, एक बार इसको समझ लो। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, ओके, तो डायफ्राम की दिशा किस दिशा में होगा? नीचे की ओर होगा। डायफ्राम किस दिशा में होगा? नीचे की ओर। जब हम श्वास छोड़ते हैं, एक बार इसको ध्यान से देख लेना। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो डायफ्राम की दिशा किस ओर होगी? ऊपर की ओर होगा। तो एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। श्वास अंदर लेते समय पूछा है या बाहर छोड़ते समय पूछा है? ओके, तो डायफ्राम की दिशा आप बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। श्वसन तंत्र में सबसे पहले हवा कहाँ प्रवेश करती है? तो सबसे पहले हवा कहाँ प्रवेश करेगी? नासिका के अंदर, नोज। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी झिल्ली फेफड़ों को घेरे रहती है? देखो, फेफड़ों को कौन सी झिल्ली घेरे हुई रहेगी? प्लूरा। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अब बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम किसको घेरे रखता है? हृदय। अगर आपसे पूछे कि हृदय के चारों ओर कौन सा आवरण पाया जाता है? पेरिकार्डियम। फेफड़ों को कौन सी झिल्ली घेरी रखेगी? प्लूरा। और मस्तिष्क को कौन सी झिल्ली घेरी हुई रहती है? ड्यूरा। तो इन तीनों का एक बार वापस देख लोगे, ठीक है ना? अगर आपको पूछे मस्तिष्क का तो ड्यूरा हो जाएगा, फेफड़े का प्लूरा हो जाएगा, और हृदय का क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियम। ओके। अगला प्रश्न है, एल्वियोल्स की दीवारें किस प्रकार की होती है? तो एल्वियोली की दीवारें होती है पतली। ये एल्वियोली क्या होती है भाई? कुपिकाएं। कुपिकाओं की दीवारें कैसी होती है? पतली होती है। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र में कौन सा अंग वायु का आदान प्रदान करता है? देखो, वायु का आदान प्रदान कौन करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कौन करेगा? एल्वियोली, जिसे हम क्या कहते हैं? कुपिका। और इसमें कौन सी गैसों का आदान प्रदान होता है? O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी संरचना वाणी उत्पादन में सहायक है? देखो, वॉइस प्रोडक्शन कौन करता है? वॉइस प्रोडक्शन करता है लेरिंग्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वर तंत्र भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? स्वर तंत्र भी। ओके, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। वाणी का उत्पादन कौन करेगा? स्वर तंत्र। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य होता है वायु का आदान प्रदान करना, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और इसमें कौन सी गैसें होती है? O2 और CO2। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग केवल श्वसन में भाग लेता है? देखो, केवल श्वसन में भाग कौन लेगा? देखो, हृदय लेगा नहीं। डायाफ्राम है जो श्वसन में भाग लेता है, लेकिन हम और भी ऑप्शन देखते हैं। नासिका, ये केवल श्वसन में भाग नहीं लेता है। लेकिन लंग्स, फेफड़े होते हैं, वो केवल श्वसन में भाग लेता है। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? मैंने आपको पहले बता दिया था। दाएं फेफड़े में कितने होंगे? 3। और बाएं फेफड़े में कितने होंगे? 2। ठीक है। राइट में कितने होंगे? 3। और लेफ्ट में कितने होंगे? 2। ओके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा भाग हवा को गिल्ला करता है? देखो, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग हवा को गिल्ला करेगा? नासिका। क्योंकि नासिका जो, जिसे हम नाक बोलते हैं, नाक के अंदर क्या होता है? श्लेष्मा प्रेजेंट होता है। और ये श्लेष्मा क्या करता है? वायु को नम रखता है। इस श्लेष्मा का कार्य क्या होता है?
वायु को नम बनाए रखना। ओके, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, नासिका, जो क्या करेगा, हवा को क्या करता है, गिल्ला करता है। प्रश्न संख्या 32, कौन सी गैस श्वसन में उत्पन्न होती है? तो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन मुख्यतः कौन सी प्रकार की क्रिया होती है? रासायनिक क्रिया होती है, क्योंकि इसमें किसका एक्सचेंज होता है? O2 और CO2 का क्या होगा, एक्सचेंज होता है। इसलिए कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वायवीय श्वसन नहीं है? देखो, वायवीय श्वसन किस में नहीं पाया जाता है? यीस्ट में। ठीक है, यीस्ट में वायवीय श्वसन नहीं पाया जाता है, तो कौन सा श्वसन पाया जाएगा? अवायवीय श्वसन। यीस्ट में कौन सा श्वसन पाया जाता है? अवायवीय। और अवायवीय श्वसन को क्या कहा जाता है? किण्वन। ओके, अवायवीय श्वसन को हम क्या कहेंगे? किण्वन कहेंगे। और किण्वन के द्वारा क्या होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है, साथ में CO2 गैस का भी निर्माण होगा, और ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। तो इस किस किस का निर्माण हो गया? एल्कोहल का निर्माण, CO2 का निर्माण, और ऊर्जा क्या हो गई? मुक्त। ओके, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे अवायवीय श्वसन किस में पाया जाता है, तो आप यीस्ट करके आ जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में ATP का क्या कार्य है? देखो, ATP का कार्य क्या होता है? ऊर्जा का संग्रहण करना, एनर्जी स्टोर। ठीक है, तो ATP का कार्य क्या हो जाएगा? ऊर्जा का संग्रहण करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र का सबसे छोटा कार्यात्मक भाग कौन सा होता है? तो सबसे छोटा कार्यात्मक भाग कौन सा होगा? एल्वियोल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? कुपिकाएं, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी मांसपेशी मदद करती है? तो कौन सी मांसपेशी मदद करेगी? इंटरकोस्टल, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, इंटरकोस्टल। अगला प्रश्न है, श्वसन की दर किस यंत्र से मापी जाती है? तो श्वसन दर मापी जाती है स्पाइरोमीटर से। किससे मापी जाएगी? स्पाइरोमीटर। अब बाकी ऑप्शन का भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करता है? ताप का मापन करता है। किसका मापन करेगा? ताप का। बैरोमीटर क्या करेगा? वायुमंडलीय का मापन करेगा, वायुमंडलीय दाब का मापन करेगा। बैरोमीटर क्या करेगा? वायुमंडलीय दाब का मापन। और ऑक्सीमीटर का मापन किसका मापन करता है? ऑक्सीजन के स्तर का मापन करता है। ऑक्सीमीटर क्या करेगा? ऑक्सीजन के स्तर का मापन करेगा। ठीक है, तो इनका भी थोड़ा ध्यान रख लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्वसन किस स्तर पर होता है? तो श्वसन किस स्तर पर होगा? कोशिका स्तर पर होता है। अगर आपसे पूछे कोशिका के अंदर श्वसन क्रिया में कौन भाग लेता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ग्लूकोज को तोड़ेगा, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ग्लूकोज को तोड़ने के बाद क्या निर्माण होगा? ATP का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ATP का। तो एक बार इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को तोड़ेगा, और ग्लूकोज के तोड़ने से किसका निर्माण होगा? ATP का। अगला प्रश्न है, श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? तो श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा हो जाएगा? ATP, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान उत्पन्न जल को क्या कहा जाता है? तो श्वसन के दौरान उत्पन्न जल को कहा जाता है जैव जल या मेटाबॉलिक वाटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन के दौरान सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? देखो, अगर कोशिकीय श्वसन पूछें तो सबसे पहले क्रिया कौन सी होगी? ग्लूकोज का विघटन या ग्लूकोज का अपघटन। और ये ग्लूकोज का विघटन कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगी। और ये क्रिया होती कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये SSC 2020 में आ रखा है। अगला प्रश्न है, श्वसन से शरीर में ऊर्जा बनती है, ये कौन सी ऊर्जा बनती है? तो रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है, केमिकल एनर्जी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान उत्पन्न CO2 किस माध्यम से बाहर जाती है? तो श्वसन के दौरान CO2 किस माध्यम से बाहर जाएगी? सांस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बाहर जाएगी? ब्रीथ या सांस के द्वारा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो मनुष्य में ऊर्जा का स्रोत कौन होगा? ग्लूकोज, ऑप्शन सी। ओके, अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में कौन सा अंगक सबसे अधिक सक्रिय होता है? तो कौन सा अंग सबसे ज्यादा सक्रिय होगा श्वसन क्रिया में? फेफड़े।
ठीक है, मुख्य अंग भी क्या होते हैं, फेफड़े ही होते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र की सफाई में कौन से रेशे सहायक होते हैं? तो रेशे कौन से सहायक होंगे आपके? सीलिया। सीलिया के अंदर क्या होता है, हेयर जैसी संरचना होती है, छोटे छोटे बाल जैसी संरचना पाई जाती है सीलिया के अंदर। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासिका में उपस्थित बालों का क्या कार्य है? तो नाक में जो बाल होते हैं ना, उनका कार्य क्या होता है? धूल को छानना। ये धूल को क्या करते हैं? छानने का कार्य करेंगे, जिससे हम उनको स्वच्छ वायु मिलेगी। अगला प्रश्न है, श्वसन में कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में ली जाती है? और सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? केवल 0.03% होती है। कितनी होती है? 0.03%। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित रोग होता है दमा, जिसे हम क्या कहते हैं? अस्थमा। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो मिलते हैं।